9 अगस्त 2024 मॉर्निंग के 10 बजे के आसपास कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, जिसका कि नाम आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुँच जाए, आपकी बेटी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी है। जैसे ही पिता ये बात सुनते हैं वो रोने लगते हैं, साथ में उनकी बीवी या जो मृतक थी उनकी माता, दोनों आपस में रोने लगते हैं। और माता पिता इससे पहले कि हॉस्पिटल पहुंचे तब तक ये बात हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को पता चल चुकी थी सोशल मीडिया के थ्रू से। इसके अलावा जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसका क्रूर चेहरा भी सबके सामने आ जाता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुमार झा आप लोगों को आज बहुत ही एक सच्ची कहानी, और जो कि इसको हम कहानी नहीं कह सकते हैं, अभी पूरे देश में इस खबर को लेके एक सैलाब सा मचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है और फिर उसके शरीर के एक एक जिस्म के टुकड़े पर जो जख्म का निशानी है और फिर बाद में जो उन्हें मार दिया जाता है, उसी चीज के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। दरअसल ये घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सिटी की लाल बाजार इलाके की है। लाल बाजार इलाके में आरजी कर मेडिकल कॉलेज है जिसमें चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक डॉक्टर लेडी होती हैं, जो कि उस हॉस्पिटल में अपना ट्रेनिंग कर रही होती हैं। और डेली की तरह वो रात में अपने मम्मी को फ़ोन करती हैं और मम्मी से बातचीत करती हैं। मम्मी उनसे पूछती हैं कि तुम खाना खाई कि नहीं खाई, तो उस पे वो जवाब देती है कि अभी खाना खाने का टाइम कहाँ हुआ है मम्मी, अभी तो राउंड मारना है और राउंड मारने के बाद जिस जिस पेशेंट को दवा देना है या इंजेक्शन देना है वो सारा काम करना है। ये कह के वो फ़ोन रख देती है। फिर जो भी उसके ड्यूटी थे, जो भी उनका काम था, उन्होंने अपना काम किया। पता नहीं चला कि रात का 2 कब बज गया। 2 बजे के आसपास जो भी उनके कलीग्स थे या जो भी उनके जूनियर थे, उसके साथ वो खाना खाई। और फिर वो खाना खाने के बाद कुछ देर बाद वो बताती है कि काफ़ी थकान सी महसूस कर रही हूँ, सो मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। और वो आराम करने के लिए उसी हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे सेमिनार हॉल होता है, उसी में वो आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन ये बात है नेक्स्ट डे, अगस्त 2024 की बात कर रहा हूं मैं। लेडी डॉक्टर को उसी सेमिनार हॉल में अर्ध नग्न अवस्था में देखा जाता है। साथ में ये भी देखा जाता है कि उनके जिस्म पे एक भी ऐसा जगह नहीं था जिस्म पे जख्म ना दिख रहा हो। उस लेडी डॉक्टर का गर्दन भी तोड़ दिया गया था। अब ये बात घर वाले को सूचित किया जाता है कि तुम्हारी बेटी का तबीयत खराब है। फिर बताया जाता है कि उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया है। ये 2 तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है यहाँ से। ये बात जब उस लेडी डॉक्टर के मम्मी पापा सुनते हैं तो वो सुन के शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, अभी अभी रात में तो बात हुई है 11 बजे के आसपास, वो कैसे मर सकती है। और फिर ये जो बात थी, ये बात हॉस्पिटल के जो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, नर्स के पास धीरे धीरे पूरे कोलकाता में
पहुंच जाती है। फिर बीजेपी नेता भी पहुंचते हैं और सब मिलके धरना प्रदर्शन में उतर जाते हैं और कहते हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। कहीं न कहीं पुलिस और मेडिकल डिपार्टमेंट की जो भूमिका है उन्होंने अपना सही से अदा नहीं किया है। अब धीरे-धीरे ये बातें इतनी फैल जाती है कि ममता बनर्जी की जो सरकार होती है उस पे भी उंगली उठने लगती है। पुलिस आनन-फानन में माँ-बाप को बुलाया और जब माता और पिता ने बेटी को इस अर्ध नग्न अवस्था में और ऐसी हालात में देखा तो देख-देख के वो फूट-फूट कर रोने लगे। और बात भी कुछ ऐसी ही है, जिस पे बीतती है ये चीज़ वही जानते हैं। अब हर आदमी पूछता है कि ये इतनी अच्छी लेडी डॉक्टर थी, कई तो इसमें ये भी बोलते हैं कि इनसे मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ था। अपनी-अपनी बातें सब रखते हैं। ये कैसे मर सकती हैं अचानक और इसको किसने मारा है? जब ये सारी बातें होने लगी तो फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर जो रिपोर्ट आती है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जानने का जो उत्सुक होता है, होड़ लग जाता है और उसके प्रति लोगों का जो आक्रोश जगता है, इससे ममता बनर्जी के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आने लगता है। तो फिर उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी गुनहगार है उसको फांसी होना चाहिए, लेकिन मैं फांसी का पक्षधर नहीं हूं। फिर चीज़ों को बारीकी से जांच करना जो है शुरू किया गया। हालांकि ये जो पूरा ही वाकया है वो एसआईटी को सौंप दिया गया है। एसआईटी का गठन ही इसीलिए किया गया था ताकि तत्काल और तत्क्षण इस चीज़ पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। अब एसआईटी पे इतना प्रेशर था कि वो हर एक चीज़ को बारीकी से चेक करने लगा। फिर एक सामान एसआईटी के हाथ लगा, वो सामान जो कातिल वही छोड़ के चला गया था। और वो सामान क्या था? वो एयरबड था। एयरबड का एक एयरबड एक कान का वहीं रह गया था। फिर एसआईटी ने वहीं पे जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और सीसीटीवी फुटेज में चेक किया जाता है और चेक करने के बाद ये पता लगता है कि 4 से 6 लोग उसके इर्द-गिर्द भटक रहे थे उस टाइम पर। जब ये क्राइम हुआ उससे कुछ देर पहले और कुछ देर आगे तक ये जो 4 से 6 लोग सस्पेक्ट हुए, इन्हें बुलाया जाता है और ये जितने भी सस्पेक्टेड लोग हैं वो आते हैं और आने के बाद सबसे कहा जाता है कि सब अपना-अपना ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। तब कातिल का जो मोबाइल है वो अपने आप इस ब्लूटूथ को, इस एयरबड को कनेक्ट कर लेता है और फिर ये अपने आप समझ लिया जाता है कि सस्पेक्टेड मतलब जो पहला सस्पेक्टेड है वो कौन है, वो हाथों हाथ पता लग जाता है। फिर पुलिस के लिए प्राइमरी सस्पेक्टेड वो व्यक्ति माना जाता है और जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। संजय राय उस व्यक्ति का नाम होता है। ये व्यक्ति पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के भूमिका पे होता है, मीन टू से वॉलंटियर होता है और ये शख्स हॉस्पिटल में आता जाता रहता है, लोगों को किसी न किसी काम में सहायता देने के माध्यम से, बहाने से कह लो। जब इसके बारे में इस व्यक्ति से पूछताछ शुरू किया जाता है तो पता लगता है कि ये व्यक्ति 55/B शंभुनाथ पंडित रोड पर रहने वाला ये व्यक्ति है। घर में भी इस व्यक्ति का किसी से बनता नहीं है, बाय नेचर बहुत ही गंदा व्यक्ति है ये। इसी के लिए जो इसकी बहन है उससे भी इसका नहीं बनता है। इस व्यक्ति ने कई शादियां भी कर रखी थी, जिसमें सबसे आखिरी बीवी का जो मौत हुआ था वो भी काफ़ी
संदिग्धपूर्ण हालत में उसका बॉडी मिला हुआ था। इस व्यक्ति का जब मोबाइल सर्च किया गया तो मोबाइल में भी पॉर्न वीडियो भरे पड़े हुए थे। अगर बाय प्रोफेशन की बात करें तो ये एक बॉक्सर था और शरीर से काफी ही हिष्ट पुष्ट था संजय राय। ये उस हॉस्पिटल में लगातार आता जाता रहता था, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र करा है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई बात होता था या कोई चीज होती थी तो ये अपने आप को पुलिस वाला बताता था। हालांकि ये पुलिस नहीं था, बट ये अपने आप को पुलिस वाला बताता था। इसी ने ही 8 अगस्त 2024 को रात में पहले ये आता है और आने के बाद उस लेडी डॉक्टर को, जो कि ऊपर सोई हुई थी, उसको तरह तरह का याचनाएं देता है और याचनाएं देने के बाद उसके शरीर पे अलग अलग प्रकार का, अलग अलग जगह का घाव देता है और फिर उसकी हत्याएं करता है। और हत्याएं करने के बाद फिर उसका उनका जो है फिर ये रेप भी करता है। साथ ही साथ ये ऐसा जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में यह भी देखा गया था कि उनका गर्दन का हड्डी भी टूटा हुआ था। और जब ये बार बार डेड बॉडी का रेप करता है, ये सारी चीजें भी बाय डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी आता है। और अभी और भी कई प्रकार के ऐसे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं जो अभी आने बाकी हैं, उसमें और भी नई नई चीजें खुलेंगी, मैं आपको इस पे अपडेट दूंगा। फिलहाल भारतीय न्याय संहिता धारा 64 दुष्कर्म और धारा 103 हत्या की धारा इस पे अप्लाई हो चुका है और इसके तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और कोर्ट ने इसे 23 अगस्त 2024 तक पुलिस के हिरासत में भेज रखा है। अब पुलिस इस चीज का भी जांच पड़ताल कर रहा है कि क्या इस प्रकार की घटनाएं में इसे कोई साथ दे रहा है, अकेले कर रहा है या इसका कोई गुट है। दोस्तों, आज के इस कहानी, इसको हम कहानी नहीं कहेंगे, ये हम लोगों के लिए एक जागरूकता का है, एक जागरूक होने की समय आ गया है। इस समय में हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं और ना ही किसी को हर्ट करना चाहता हूं, ना ही किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन मैं हर आदमी को इस घटना से सचेत करना चाहूंगा कि सतर्क रहें, सावधान रहें। कब किसके साथ कैसा घटना घट जाए कोई नहीं जानता है। आज इसी के साथ मैं आज का ये घटना का जो कहानी था वो समाप्त कर रहा हूं और बहुत जल्द इस पे जो अपडेट आनी है वो लेके आपके पास आ रहा हूं और भी इस विषय से रिलेटेड नई नई अपडेट दूंगा। नमस्कार।